Welcome to MediJ classes. This is 10th lecture of P block element class 12th chemistry. Okay. Previous lecture में हमने ग्रुप नंबर 17 कंप्लीट किया था. इस लेक्चर का स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप नंबर 18 दैट इज इनर्ट गैस और नोवल गैसेस. इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपका गैसियस स्टेट में होता है. जो आपका रेडन है वो रेडियो लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 18 जो है दैट इज वो जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. ठीक है, दैट्स व्हाई रेडन का एलिमेंट्स तो नहीं ही होता है. ठीक है, इनर्ट गैसेस के ऑलमोस्ट हम ऐसा प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा है कि इनर्ट गैस वो जो किसी के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन ना करे. बट इनर्ट गैस में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इजिली रिएक्ट कर लेता है, यानी कुछ स्पेशल कंडीशन में वो इजिली दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेता है. तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 18 से. तो देखिए आपका ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन सा आता है. ग्रुप नंबर 18 में आपका आता है सबसे पहले आपका हीलियम. ओके, नियॉन, हीलियम. इसके बाद में आता है आपका नियॉन, एटॉमिक नंबर 10. ओके, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन. ओके, दिस आर द इनर्ट गैस और जिसको आप नोबल गैस भी बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इसमें आपका कौन ये एलिमेंट आ गया. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 18 आर गैसेस एंड अनरिएक्टिव. गैसेस भी है और अनरिएक्टिव भी है. सो एज इट इज मोस्टली unreactive in nature, that's why the element of group number, the elements of group number 18 are known as noble गैस और इसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं. ये नोबल गैस और इनर्ट गैस भी आपका कहलाता है. ठीक है, अब देखते हैं इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमने ऑलमोस्ट सबका देखा है, इसका भी देखते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक outermost electronic configuration of noble gas are NH2 यानी S सबसेल फुल, NP6 और P भी कंप्लीटली फिल्ड, यानी S ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है और P ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है. बस एक को छोड़ करके एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट हीलियम, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड होता है बट p ऑर्बिटल्स अनअवेलेबल होता है. ठीक है, इसमें p ऑर्बिटल्स आपका अवेलेबल नहीं होता है. ओके, ये आपका आ गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके अलावे इसके लास्ट में जो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी इसके s ऑर्बिटल एंड जिसमें p ऑर्बिटल है वो p कंप्लीटली फिल्ड है. दैट्स व्हाई कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन को उस बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करना या इलेक्ट्रॉन को बाहर करना बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है. यानी ये फुल्ली कंप्लीटली स्टेबल है और स्टेबल को अनस्टेबल करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. सो as noble gas, okay, noble gas are
highly stable. Why stable? Due to the full filled orbitals, hence its ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Ionization enthalpy and electron gain enthalpy both are extremely high, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल जीरो होता है. जब तक कि इसको किसी कंपाउंड के साथ नहीं भेजते तब तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही माना जाता है. ओके, तो ये इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये दोनों के दोनों जो है वो आपका एक्सट्रीमली हाई होता है. ओके, नोबल गैस में गैसेस स्टेट है, तो नोबल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस काम करता है. और आपको पता है कि वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस काम करेंगे तो उसके बॉन्ड को तोड़ना काफी आसान है. दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस और इनर्ट गैस आर वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, सो वीक वॉन डेर वाल फोर्स आर एक्टेड in noble gas only weak van der Waal force of attraction acting what between the molecules. That's why इसको तोड़ना आसान है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है. Hence noble gases have low melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों काफी लो होता है. अब इनर्ट गैस इनर्ट क्यों है? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है. बट इनर्ट होने के बावजूद भी इनर्ट गैस के कुछ एलिमेंट लाइक क्रिप्टन एंड जेनन, क्रिप्टन तो रेयरली होता है, जेनन सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. वो भी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ. ऑक्सीजन के साथ जो फॉर्म करता है वो आपका जेनन ऑक्साइड हो गया. फ्लोरीन के साथ करता है जेनन फ्लोराइड. एंड कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जेनन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन दोनों होते हैं, जिनको हम ऑक्सीजेनन ऑक्सी फ्लोराइड भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब इसके हम कंपाउंड्स की ओर मूव करते हैं. तो नोबल गैसेस जो होते हैं वो क्या है? मोस्टली आपका रिएक्टिव नहीं है. क्यों? बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट सारे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, तो वो किसी के साथ क्यों जाएगा? बट ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन एंड सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ, और इसके कंपाउंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है, सो ऑल्दो इट इज व्हाट केमिकली इनर्ट, it is chemically inert, but it form but xenon forms compounds with what? Fluorine and oxygen. फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली वे में वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है इन सम स्पेसिफिक कंडीशन. इन सम स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब होता है इन जनरल
टेम्परेचर एंड प्रेशर से बात करते हैं। यानी जब हम पढ़ेंगे ऑक्सीड फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्साइड फ्लोराइड्स ऑफ जेनन, तो हम पढ़ेंगे कि बहुत हाई टेम्परेचर, कभी कभी आपके 600 केल्विन, 700 केल्विन, ठीक है, बहुत सारे केल्विन का रिक्वायरमेंट होता है और प्रेशर भी हाई होता है, ठीक है, कभी एक बार का रिक्वायरमेंट होगा, कभी 50-60 बार का प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मैं लिस्ट कर देता हूं, उसके बाद हम इसके प्रिपरेशन पढ़ेंगे। जैसे जेनन डाइफ्लोराइड, ओके, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड, जेनन ट्राइऑक्साइड, जेनन फ्लोरो इसको बोलते हैं ऑक्सीफ्लोराइड, जेनन ऑक्सीफ्लोराइड एंड जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। ये कुछ वेल नोन फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं जो वेल नोन जेनन का कंपाउंड्स है। फ्लोरीन का कंपाउंड्स होना तो कॉमन बात है, इनर्ट गैस जो ग्रुप नंबर 17 है उसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बट जेनन का कंपाउंड्स रेयर होता है। दैट्स वाई सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपका जेनन का होता है। अब हम एक एक चीज का, जैसे पहले हम पढ़ेंगे जेनन फ्लोराइड, जेनन फ्लोराइड का प्रिपरेशन, फिर हम पढ़ेंगे जेनन ऑक्साइड या जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों का प्रिपरेशन हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और ये सब तो डायरेक्ट प्रोसेस होता है, इसमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। कई बार अपने को लगता है कि ये तो इनर्ट गैस है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, मतलब कुछ कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे रिएक्शंस है जो डायरेक्ट हो जाता है, एंड मोस्टली जो है वो हाइड्रोलाइसिस है, यानी ये जो ऑक्साइड्स है ना वो सारे हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट है। ये सब वाटर के लिए बहुत रिएक्टिव होते हैं, इवन कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर मिल जाए तो तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाता है, इतना पावरफुल आपका ये जो पोर्शन होता है वो रिएक्शन होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, जेनन फ्लोराइड से, जेनन फ्लोराइड, और उसके बाद में हम जेनन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखेंगे कई बारी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम कहां से, जेनन फ्लोराइड, यानी जो हमने 3 टाइप के फ्लोराइड पढ़ा है उससे रिलेटेड चीजें हम स्टडी करेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं हम जेनन फ्लोराइड कंपाउंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ inert gas, okay, so first one is जेनन फ्लोराइड कंपाउंड, ओके। तो जेनन एंड फ्लोराइड के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको फॉर्मेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जेनन एंड फ्लोरीन डायरेक्टली कंबाइन करता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस होने चाहिए। स्पेशल कंडीशन मींस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर, देन ओनली दिस कंपाउंड्स आर फॉर्म। अब देखिए जेनन एंड फ्लोराइड का डायरेक्ट जो है वो 3 बाइनरी कंपाउंड बनते हैं, एक जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनन हेक्साफ्लोराइड। सो जेनन फॉर्म 3 बाइनरी कंपाउंड with fluorine. Xenon form 3 binary compound with fluorine. कौन कौन सा है ये, तो जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड and जेनन hexafluoride, okay, by direct reaction of fluorine and xenon under some specific
कंडीशन, ये स्पेसिफिक कंडीशन है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ये जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर का है। देखिए कैसे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ जेनन डाइफ्लोराइड, इसके लिए कंडीशन है कि जेनन जो कि गैसियस फॉर्म में है, फ्लोरीन इज ऑल्सो अ गैस, एट 673 केल्विन एंड 1 bar प्रेशर इट फॉर्म्स जेनन डाइफ्लोराइड जो कि एक सॉलिड है। सो दिस इज द स्पेशल कंडीशन, यानी इनर्ट गैस जो जनरली रिएक्टिव नहीं होता है, बट अगर हम एक्सेस अमाउंट में हीट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इन दैट कंडीशन वो एक्टिव हो जाता है और हर एक एलिमेंट के साथ नहीं जाता है, बस वो मैक्सिमम कंपाउंड फ्लोरीन के साथ बनाता है एंड कुछ कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ बनाता है, बाकी कंपाउंड्स इसके फाउंड नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ जेनन, और इस कंडीशन में ये जो होता है वो जेनन इज इन एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ जेनन टेट्राफ्लोराइड। ओके, सो व्हेन जेनन गैस react with excess of fluorine 873 Kelvin and 7 bar pressure, it forms xenon tetrafluoride which is also a solid. Okay, इस कंडीशन में यानी जेनन टेट्राफ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए ये 1:5 के लिए, यानी जेनन एंड जो फ्लोरीन है वो आपका 1:5 के रेशियो में होना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ जेनन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, इस कंडीशन के लिए अपने को कितना चाहिए, देखिए जेनन गैस प्लस 3 मोल ऑफ फ्लोरीन which is also in gas and 573 Kelvin temperature and 60 to 70 बार का प्रेशर, यानी बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेशर चाहिए बिकॉज ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जेनन हेक्साफ्लोराइड which is also crystalline solid, वो ज्यादा अमाउंट में, तो उसको होल्ड करने के लिए ज्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। सो प्रेशर रिक्वायर्ड इज 60 to 70 बार का प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है एंड दिस ऑल आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये फॉर्मेशन ऑफ जेनन फ्लोराइड है बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ इनडायरेक्ट मेथड से भी हम बना सकते हैं, यानी कंपाउंड से। ठीक है, जेनन टेट्राफ्लोराइड के हेल्प से हम बना सकते हैं जेनन का कंपाउंड। देखिए कैसे, यानी XeF6 है, इसको बनाने का एक और मेथड है, यानी इसका बनाने का यूनिक है, ये भी यूनिक है, और इसको बनाने का एक और मेथड है। देखिए कैसे, सो प्रोबेबली स्पेस कम है तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। these are the three are the डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है फ्लोरीन और जेनन के कंपाउंड्स को बनाने के। अब फोर्थ मेथड देखते हैं एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे कि इन तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ जेनन हेक्साफ्लोराइड विद अनदर मेथड। ओके, ये तीन मेथड है अलग अलग तीनों को बनाने का। नाउ नेक्स्ट जो है वो XeF6 का बनाने का मेथड। ओके, सो हाउ so next is X Xenon
tetrafluoride can also be prepared by fraction of xenon tetrafluoride with what O2 F2 compound under some special condition, that is at 143 Kelvin. कैसे? xenon F4 जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है प्लस फ्लोरीन गैस, sorry not fluorine, this is O2 F2, so at 143 Kelvin temperature it forms xenon hexafluoride which are in crystalline solid and oxygen gas get liberated. This is also is the method, this is the method of preparation of hexafluoride. hexafluoride बनाने का मेथड है. तो ये मेथड है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप xenon एंड फ्लोराइड कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म हुआ xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड एंड xenon हेक्साफ्लोराइड, इसके प्रॉपर्टीज क्या है? ये कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है. सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ xenon फ्लोराइड, यानी xenon के जो फ्लोराइड्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, उनके शेप क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, और इस केस में तो बोल ही गया, इस केस में भी ये जो होता है 1:20 के रेशियो में होना चाहिए, तब जाके xenon फ्लोराइड बनता है. ये डायरेक्ट मेथड था, उस वाले में 1:20 के रेशियो में होना चाहिए. कई बार एमसीक्यू टॉपिक आता है कि टू फॉर्मेशन ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो 1:20, यानी इसमें भी फ्लोरीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए. पहले में एक्सेस था, कौन सा आपका xenon, सेकेंड वन में आपका था एक्सेस ऑफ फ्लोरीन यानी 1:5 एंड दिस इज 1:20. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द what property. So now what is the property? So properties of what? Properties of xenon fluoride. xenon fluorides. तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है xenon रेडन यानी x नॉट xn, दिस इज xe. ओके, कॉमन मिस्टेक इज xe. ओके, नॉट xenon. ओके, सो xenon फ्लोराइड, ओके, xenon fluoride that is extracted to XeF4 and XeF6 are colorless crystalline solid. It is a strong fluorinating agent, यानी इसके पास में फ्लोरीन का अमाउंट एक्सेस होता है और ये किसी के साथ भी फ्लोरीन का चीजें ऐड कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट. सो इट इज a strong fluorinating agent. It is strong fluorinating agent. ये strong fluorinating agent होता है, यानी ये फ्लोरीन का एडिशन कर सकता है. ओके, नेक्स्ट वन इज कि इसके ये रिएक्टिव होता है, यानी जो कंपाउंड्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होता है. मींस कि अगर ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स में से कोई भी वाटर के अगर स्मॉल ड्रॉप के भी कांटेक्ट में आता है तो तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाता है. सो इट गेट हाइड्रोलाइज इवन विद द ट्रेस ऑफ वाटर. बहुत स्मॉल अमाउंट में भी होगा तो भी ये हाइड्रोलाइज हो जाता है.
सो इट गेट हाइड्रोलाइज, यानी एक टाइप का ये फिजिकल प्रॉपर्टी था, ये जो हम बोल रहे हैं वो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है. सो इट गेट हाइड्रोलाइज इवन with small trace of water. ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं कि ये हाइड्रोलाइज होने के बाद में प्रोवाइड क्या करता है. सो when xenon difluoride react with H2O, it gives xenon. ऐसे कंडीशन में ये देता है आपका xenon, फिर HF एंड अगेन ऑक्सीजन गैसेस गेट लिबरेटेड. ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये आपका गैसियस फॉर्म में है. दिस इज एक्वस स्टेट एंड अगेन दिस इज इन गैसियस फॉर्म. जेनन फ्लोराइड ऑब्वियसली बात है सॉलिड के फॉर्म में है एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. अब बचता है बैलेंसिंग का. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 and fluorine 4. So this is 4 get balanced. So ये वाटर के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव होता है एंड तुरंत ये हाइड्रोलाइज हो जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर. अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. ये जो हमने पढ़ा है तीन फ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो देखिए, जेनन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर तो लिनियर होता है. जेनन डाइफ्लोराइड का शेप होता है वो आपका लिनियर होता है. ओके, एंड जेनन टेट्राफ्लोराइड स्क्वायर प्लानर होता है एंड जेनर हेक्साफ्लोराइड का डिस्टॉर्टेड बाइपिरामिडल होता है. देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात. सो स्ट्रक्चर ऑफ जेनन फ्लोराइड. जेनन फ्लोराइड का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है ये चेक कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ जेनन फ्लोराइड. XeF2 सॉलिड जो होता है दैट इज शेप इज लिनियर. इसका डायग्राम देखिए कैसा है. जेनन दैट हैज 2 फ्लोरीन है, एक इस साइड एक इस साइड, एंड 3 लोन पेयर. दिस इज द लिनियर शेप. ठीक है, ये आपका लिनियर होता है. दूसरा जो है दैट इज XeF4. दिस इज द स्क्वायर प्लानर, यानी इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, बाकी 4 फ्लोरीन के साथ में क्या होता है आपका कनेक्टेड होता है. सो द शेप इज स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर. फ्लोरीन this one डॉटेड लाइन ये नहीं शो करता है कि इसके बीच में बॉन्ड है. ठीक है, एंड एक जो लोन पेयर होता है वो आपका बिल्कुल ऊपर होता है और एक लोन पेयर जो होता है वो आपको यूं कहे कि उसके सब नीचे पार्ट में होता है. ठीक है, यानी चारों फ्लोरीन जो एक प्लेन में लाई करता है, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर आपका नीचे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायर दैट इज जेनन टेट्राफ्लोराइड. अब आते हैं हम जेनन हेक्साफ्लोराइड का. तो इसका जो शेप होता है दैट इज जेनन हेक्साफ्लोराइड. इसका शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है. शेप इज distorted octahedral.
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है कि इसमें 6 फ्लोरीन है, ठीक है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो एक पर्टिकुलर जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो पॉसिबल नहीं होता, तो रिपेल करके मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली गेन कर लेता है. सो द स्ट्रक्चर इज जेनन फ्लोरीन ओके, these all are the fluorine molecules and एक बीच में इसके पास में जो होते हैं वो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, सो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप. ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी ये जो हमने 3 फ्लोराइड पढ़ा, इन तीनों का स्ट्रक्चर एंड इन तीनों का जो आपका शेप है वो ये है. ठीक है, ये जेनन फ्लोराइड है. हमने पहले डिस्कस किया था कि जेनन 2 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है. जेनन फ्लोराइड के साथ तो कंपाउंड फॉर्म करता है, उसके अलावा जो जेनर है आपका वो ऑक्सीजन के साथ भी जेनन ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. तो अभी हम देखेंगे जेनन ऑक्साइड एंड फिर ये देखेंगे कि जेनन ऑक्साइड और फ्लोराइड दोनों के साथ एक साथ भी रिएक्शन करता है. सो फर्स्ट we see the second compound जेनन oxide, that is जेनर trioxide कैसे फॉर्म होता है. so these are the structure of जेनन fluoride. okay, now जेनन oxygen compounds. next one is, ये तो पहला था जेनन fluoride, now जेनन oxygen compound. ठीक है, एक प्योर भी होता है और एक विद फ्लोरीन भी आता है. So next one, that is B, is जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड. इसमें हम पहला लेते हैं जेनन ऑक्सीजन ट्राई ऑक्साइड. ओके, सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? इट इज prepared by simply hydrolysis. It is prepared by hydrolysis of जेनन tetrafluoride and जेनन hexafluoride with what? water. obviously बात है, हाइड्रोलाइसिस है तो वाटर तो पार्ट होगा ही. देखिए कैसे हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये दोनों कंपाउंड से फॉर्मेशन होता है. ठीक है, दैट इज जेनन टेट्राफ्लोराइड प्लस वाटर. ओके, सो प्रोडक्ट इज जेनन प्लस जेनन ट्राइऑक्साइड प्लस HF प्लस O2. देखिए कौन कौन सा जेनन फ्लोराइड ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में बैलेंस करते हैं, तो 6 12 4 2 24 3 जेनन 6 हो गया. ओके, 6 6 12 12 राइट है. ओके, सो दिस इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनन टेट्राफ्लोराइड. नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं कि जेनन अपना हेक्साफ्लोराइड है उससे कैसे आता है. सो ये सिंपल मेथड है, जेनन हेक्साफ्लोराइड प्लस H2O, इट गिव्स द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड दैट इज जेनर ट्राइऑक्साइड प्लस HF. बैलेंसिंग 6 राइट, जेनन राइट, हाइड्रोजन 6, so it is 3. okay, this is बैलेंस्ड. ये जेनन ट्राइऑक्साइड है. ये बेसिकली जो जेनन ट्राइऑक्साइड है ना, ये एक्सप्लोसिव होता है. ओके, हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. एक हो गया डायरेक्टली जेनन ट्राइऑक्साइड और दूसरा है जेनन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तीनों के मिक्स कंपाउंड ही बनते हैं. हमने पहला पढ़ा सिर्फ जेनन एंड फ्लोरीन का, दूसरा पढ़ा जेनन एंड ऑक्सीजन का और तीसरा पढ़ेंगे हम जेनन ऑक्सीजन एंड
फ्लोरीन, वो भी हम हाइड्रोलाइज यानी मोस्ट ऑफ द इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ही ऑब्टेन्ड होता है। उसमें भी एक पार्शियल ये हाइड्रेशन और कंप्लीट हाइड्रेशन, इसके बेसिस पे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके अलग अलग आते हैं। तो नाउ सेकेंड कंपाउंड इज जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड, दैट इज XeOF4, एक ये बनता है, और XeO2F2, जेनन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के ये कंबाइंड प्रोडक्ट हैं। ठीक है, देखते हैं इसे बनता कैसे है। सो इट इज prepared by partial hydrolysis of जेनन टेट्राफ्लोराइड। अब इसी बात है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं वो जेनन टेट्राफ्लोराइड से ही ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, दिस गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इज प्रिपेयर्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड, और इसको ऑक्सीफ्लोराइड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ऑक्सीफ्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। दैट इज सिर्फ हाइड्रोलाइसिस करना है पार्शियल, तो XeF6 प्लस H2O, यानी बहुत ज्यादा वाटर का अमाउंट नहीं रखना है। ओके, सो इट फॉर्म्स जेनन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड प्लस 4 फ्लोराइड निकल गया प्लस 2HF। ओके, सो पार्शियल मीन्स वाटर का अमाउंट कम रखना है, लिमिटेड अमाउंट में रखेंगे तो अगर हमने कंप्लीट रिएक्शन कर लिया तो आपको पता है कि क्या कंपाउंड बनता है। ठीक है, सो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है जेनन टेट्राफ्लोराइड के, पार्शियल आपके हाइड्रोलाइसिस से ये फॉर्म होता है। और अगेन हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से इसका भी फॉर्मेशन करेंगे। देखिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ मतलब थोड़ा सा वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट रखते हैं, जेनन F6 प्लस 2H2O, वाटर का अमाउंट थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, तो ये फॉर्म हो गया जेनन O2F2 प्लस 4HF। ठीक है, सो हाउ ऑक्सीफ्लोराइड्स, अब इसकी बात करो तो कॉमन बोलते हैं हम ऑक्सीफ्लोराइड्स बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज ऑक्सीफ्लोराइड। ओके, सो ये प्रिपरेशन बन गया आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अब हम इन दोनों का जो ऑक्सीफ्लोराइड्स है या जेनन ऑक्साइड है, इसके कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। इसके बहुत लिमिटेड रिएक्शंस ही होते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट ये आपका जो होते हैं वो इनर्ट नेचर होता है, और इनर्ट वाले का बहुत ज्यादा रिएक्शंस अवेलेबल नहीं होता है। ओके, सो नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका सिंपली प्रिपरेशन। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स देखते हैं क्या होता है। अगेन ये कलरलेस होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस नहीं होते हैं इनर्ट गैस में, दैट्स व्हाई मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपका कलरलेस ही अवेलेबल होता है। ठीक है, सो इट इज अ कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड, XE यानी हम बात करते हैं, इसको रफ कर दीजिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड, जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड का जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट वन, जेनन ऑक्साइड इज colorless explosive with pyramidal shape, pyramidal से तो अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे, explosive solid
with pyramidal shape. We'll see the structure कि pyramidal shape इसका कैसे फॉर्म होता है. Now जो आपका XeOF4 है, it is again colorless volatile liquid. Is colorless volatile liquid with square pyramidal shape. इसका जो शेप होता है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल शेप में होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर. जो हम थर्ड वाला पोर्शन देखते हैं, स्क्वायर पिरामिडल कैसा होता है. स्क्वायर पिरामिडल जैसे ये आपका जेनन, स्क्वायर शेप में बनाएंगे. जेनन से एक ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये टाइप से अपने को स्क्वायर दिख रहा है. मतलब बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है, बीच में ये फ्लोरीन. ओके, सो थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे. फ्लोरीन फ्लोरीन, एक लोन पेयर बच जाता है. ठीक है, दो. ओके, जेनन फ्लोराइड का ये आपका फॉर्मेशन हो गया. ओके, ये था आपका स्क्वायर पिरामिडल. ये शेप है ये स्क्वायर पिरामिडल है. ओके, नाउ आगे हम पढ़ेंगे. एक फ्लोरीन बचा है, अपने को पता है. ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल हो गया. फिर जो नेक्स्ट है आपका दैट इज जेनन ऑक्साइड. उसका देखिए शेप कैसा होता है. दिस इज पिरामिडल, सिंपली पिरामिडल. ये स्क्वायर पिरामिडल, अगर हम शेप ज्वाइन करें तो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है. एंड डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का सीसॉ स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट जो है आपका डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का जो शेप है उसका सीसॉ स्ट्रक्चर होता है. इज सीसॉ स्ट्रक्चर है. देखिए इसका कैसे बनता है. जेनन, ठीक है, एक लोन पेयर होंगे, बाकी ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं, यानी एफ एफ. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का. ओके, सो ये हमने जेनन फ्लोराइड वाले भी कंपाउंड पढ़ा और जेनन ऑक्साइड वाला भी पढ़ा, जेनन ऑक्सी फ्लोराइड भी पढ़ा, ऑक्सीजन फ्लोराइड वाला. ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर रहा. तो हमने इसके प्रॉपर्टीज भी देख लिए और स्ट्रक्चर भी देख लिया. अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का एप्लीकेशन बहुत सारा है. ठीक है, हीलियम. हीलियम क्रायोजेनिक टेक्निक में यूज होता है. लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर 4 केल्विन तक होता है. 4 केल्विन मतलब अप्रॉक्सीमेट 269 -269 डिग्री. यहाँ 0 डिग्री पर आइस जम जाता है. -269 डिग्री होता है हीलियम का, लिक्विड हीलियम का आपका टेम्परेचर, जो क्रायोजेनिक टेक्निक में यूज किया जाता है. यानी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करने के लिए काम आते हैं, उसमें हम लिक्विड हीलियम का यूज करते हैं. तो अब देखते हैं हम एप्लीकेशंस. ये था आपका स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, inert gas. Okay, so application of inert gases में पहला, सबसे पहला inert gas आपको ऑक्सीजन ही हीलियम ही मिलता है. ओके, सो हीलियम के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. हॉट बलून्स जो होते हैं, जो बलून्स करके फिर फ्लड एरिया हो उसको व्यू करने के लिए.
ठीक है, मेट्रोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज किया जाता है। हॉट बलून में आपका हीलियम वाले गैस फिलअप किया जाता है। सो यूजेस ऑफ इनर्ट गैस, देखिए इनर्ट क्या के गैस का पहला हम लिखेंगे हीलियम। सो पहला आते हैं हम हीलियम का, तो किसके लिए यूज किया जाता है? बलून्स में, फिलिंग बलून्स यूज्ड फॉर फिलिंग बलून्स, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। पहले बता कि बहुत ज्यादा ये कूलिंग प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीम लेवल का। ना लिक्विड नाइट्रोजन होता है ना, लिक्विड नाइट्रोजन से भी ज्यादा इसका लेवल होता है, ठीक है। तो ये गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगा, अनकंट्रोल हो गया, इन दैट कंडीशन जो है उसको स्लो डाउन कर, एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। सो गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। गैसियस फॉर्म में ये ज्यादा बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं देता है, बट लिक्विड स्टेट में -269 डिग्री तक ये इजिली जा सकता है, ठीक है। सो लिक्विड हीलियम that is -269 degree C is used in cryogenic techniques। कितना बताया, कई बार बताया हूं कि जो क्रायोजेनिक्स होता है वो किसी बॉडी को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बॉडी को स्टोर कर रखता है। इससे रिलेटेड मैं 11th में फैक्ट बताता हूँ कि जो लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन है, यानी जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से आप अपने लाइफ को बहुत जो लार्ज अमाउंट तक, यानी काफी 50 साल 60 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उसमें क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं उसको एक्सट्रीमली स्लो डाउन कर दिया जाता है। तो उसमें भी क्रायोजेनिक या बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ही परफॉर्म किया जाता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से उसका रिएक्टिविटी, यानी प्रोडक्ट कुछ और बनना चाहिए, प्रोडक्ट और कुछ और ही बन जाता है। दैट्स वाई ऐसे जो क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए भी लिक्विड हीलियम का यूज किया जाता है। उसके अलावा आपको पता है कि डाइवर्स, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, जो डाइवर्स होते हैं, जो सी में डाइव करते हैं, उसके जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी हीलियम का अमाउंट होता है, ठीक है, फॉर द डाइल्यूशन ऑफ हीलियम। बिकॉज हम जब एक्सट्रीमली डाइव नीचे जाते हैं, सी के अंदर जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो ऑक्सीजन, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। इन दैट कंडीशंस हमें जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आता है। तो जो आपके हीलियम गैसेस होते हैं वो डाइल्यूशंस प्रोवाइड करता है आपका, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस, क्योंकि इसका लो सॉल्युबिलिटी, ब्लड में ये लो सॉल्युबिलिटी होता है, दैट्स व्हाई यूज किया जाता है इसका। सो यूज्ड फॉर व्हाट? डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन, used in diluent for oxygen, for what? जो डाइवर्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इन मॉडर्न डे बहुत सारे डाइविंग एपरेटस क्यों यूज किया जाता है? वाई ओनली हीलियम इज यूज? बिकॉज हीलियम का ब्लड में सॉल्युबिलिटी काफी कम होता है, बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड, ठीक है। इसका डिटेल में आपका सॉल्यूशन चैप्टर में भी आया था कि वहां प्रेशर से रिलेटेड हमने चीज पढ़ा था हीलियम ही, हीलियम का अमाउंट उसमें बढ़ा दिया था सर, सो डैट कि ब्लड में डिजॉल्व ज्यादा ना हो, तो वो हमें प्रॉपर वे में मिलता रहे। ओके, ये था आपका
हीलियम का एप्लीकेशन। ओके, उसके अलावा नियॉन, नियॉन बहुत सारे आपके बल्ब वगैरह में डिस्चार्ज ट्यूब में फिलअप रहता है। तो दूसरा देख लेते हैं हम नियॉन का एप्लीकेशन। ये तो हीलियम का था एप्लीकेशन। नियॉन और आर्गन भी उसी टाइप से यूज किया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब कैसा होता है, जैसे ट्यूब लाइट होता है। ट्यूब लाइट में क्या होता है, मान लो मर्क्यूरी का अमाउंट रहता है, वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब यानी उसमें नियॉन फिलअप रहता है। ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस कर, यानी होर्डिंग्स वगैरह जो होते हैं, बोर्ड साइन होते हैं डिस्प्ले पर्पस, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, उसमें नियॉन का वेपर लाइट लगा रहता है। ठीक है, सो इट इज यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब। discharge tube and fluorescent bulb for display in advertisement। advertisement board जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, for advertisement displays purpose, for advertisement डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो पूरा बोर्ड, साइन बोर्ड जो है वो आपका चमकता रहता है। फिर नियॉन बल्ब में भी यूज किया जाता है। ठीक है, नियॉन बल्ब का यूज बोटेनिकल गार्डन वगैरह में यूज किया जाता है, बिकॉज जो नियॉन बल्ब का लाइट है वो आपका क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई नियॉन बल्ब इज यूज इन बोटेनिकल गार्डन में यूज होता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो इट इज ऑल्सो यूज botanical garden and greenhouse। so neon bulb is used in botanical garden and in greenhouse। ठीक है, क्वेश्चन आता भी है व्हाई neon bulb is used in botanical garden, because it helps what in the formation of chlorophyll। ठीक है, तो ये हीलियम और नियॉन का था। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्गन का क्या यूज है। ठीक है, आर्गन का भी बहुत सारे एप्लीकेशन, फ्लोरोसेंट बल्ब में भी आर्गन का यूज होता है। ठीक है, वेल्डिंग आर्क में भी यूज किया जाता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट, ये हीलियम का एप्लीकेशन था, ये आपका नियॉन का एप्लीकेशन है। नाउ वी विल सी the application of argon। okay, so application of argon देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे बड़ा यूज तो इसका इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, खास करके मेटलर्जी में, जहाँ पे कोई मेटलर्जी प्रोसेस कर रहे हैं और पता लगा कि कोई और एलिमेंट, कोई और गैसेस आकर के मिक्स हो गया, तो उसके लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर का डिजाइन किया जाता है। सो now argon, that is argon कहाँ पे यूज होता है, inert atmosphere high temperature metallurgical process used to provide inert atmosphere in high temperature metallurgical process। high temperature metallurgical process में यूज किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग बल्ब। जो नॉर्मल बल्ब्स आते थे उसमें आर्गन गैस भरा होता, बिकॉज अगर नॉर्मल गैस भरेंगे, जैसे एयर भर दिया, तो क्या होगा, हीट के कारण से वो बर्न होगा, तो जो फिलामेंट है वही मेल्ट हो जाएगा। तो इनर्ट गैसेज होता है कि हीट होने के बावजूद भी, अब देखो
बोलेगा फिर भरने की जरूरत ही क्या है, अगर अंदर में पूरा वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे तो ग्लास तुरंत टूट जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई गैस तो होना चाहिए, लेकिन एयर नहीं रख सकते बल्ब के अंदर, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे वो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा और फिलामेंट ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हम यूज करते हैं आर्गन, इनर्ट गैस। बल्ब में इनर्ट गैस का यूज किया जाता है सो डैट कि वो एक तो अनरिएक्टिव है, एक्सट्रीमली हीट पाकर भी कुछ होगा नहीं, और फिलामेंट को वो सेफ रखे। ओके, सो आगे फिर बल्ब के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं आप जो जेनन एंड क्रिप्टन है, वो जो फोटोग्राफिक फ्लैशेस होते हैं, होता है ना बड़े बड़े फोटो जो कैमराज होते हैं उसमें बड़े बड़े फ्लैश होते हैं, उसमें आर्गन और जो क्रिप्टन और जेनन होता है उसका यूज किया जाता है। जो जेनन होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, ये सब जो होते हैं बहुत कॉस्टली और बहुत हाई फ्लोरेसेंट प्रोवाइड करता है, तो उसका यूज जो है, सो यूज ऑफ जेनन एंड रेडन, जेनन एंड रेडन is used in light bulb, used in flash light bulb, used for what? फोटोग्राफी पर्पस के लिए। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एक सिंगल एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो टॉपिक है इनर्ट गैस यानी इनफैक्ट पी ब्लॉक है, वो इस चैप्टर में कंप्लीट होता है। ओके, ये हमने और सारे जब यानी ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड फाइनली ग्रुप नंबर 18 दैट इज इनर्ट गैस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस ऑल टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव पार्ट के टॉपिक्स है वो थोड़े बहुत टॉपिक्स बच गए होंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर कभी करेंगे तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव पार्ट जो है इंक्लूड हो जाता है इसमें। रीजन कि जो पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें मोस्टली जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, यानी एनसीईआरटी आपका बहुत पक्का है तो इन दैट कंडीशन आप कंपटीशन है टैकल कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोई एडवांस फॉर्मुलेज नहीं होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में या डी ब्लॉक एलिमेंट में कि जहां पे आपको यूज करने की जरूरत है, यानी ये थियोरी बेस्ड टॉपिक है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव पार्ट आर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो ये जो है ये 10th लेक्चर, ये पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर था, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम नए चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो अब इस बार आपको बार बार इस चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेंगे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसमें से लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आता है। लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन होने का मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना पूछ करके कि राइट द प्रिपरेशन, आपको पूछ देगा कि व्हाई, हाउ, ऐसे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके।